इश्क का नगमा जुनूं के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आग से पत्थर को पिघलाते हैं हम। जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, और वक्त आ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। कभी आपने सोचा था कि एंकर ऐसे हो जाएंगे कि वो समाज को खत्म करने के लिए, समाज में जहर बोने के लिए, धर्म के नाम पर ऐसे हुंकार लगाएंगे, थंबनेल ऐसे बनेंगे? ये कल्पना थी कभी आप लोगों को? एक ना एक दिन ये दौर गुजरेगा, सुरंग का दूसरा छोर आएगा। एक मानसिक बीमार बाबा बुलडोजर की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है जो बिल्कुल असंवैधानिक है, और बड़े बड़े चैनल के पत्रकार उस बाबा बागेश्वर के चरणों में लौट के बाबा जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये क्या है? ये लोगों को चुनाव जीतने के लिए धार्मिक अफीम चटाने का एक प्रयोग है, जो इस देश को बहुत भारी पड़ेगा। तब तो टीवी में बैठ के हुंकार लगाई जाती है, धर्म के नाम पर हुंकार लगाई जाती है, पत्रकार एक जहर बोने का काम कर रहा है, उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। ये तो इससे ज्यादा खराब और भी कुछ हो सकता है क्या देश में? पत्रकारिता की जो ये पीढ़ी आई है, वो सुविधा भोगी संस्कृति के साथ आई है। 2024 का जो चुनाव है, इन दिनों अपने सबसे संवेदनशील और नाजुक मोड़ पर है। क्यों? क्योंकि इस चुनाव में सारे दल अपने अपने जहर के साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मेरा सौभाग्य है, आज मेरे बड़े भाई जैसे देश के एक जाने माने पत्रकार मेरे ऑफिस में हैं। इनको आपने मेरे साथ डिबेट में कई बार सुना होगा। 76 में झांसी से, छोटे से जिले से पत्रकारिता शुरू करने वाले राजेश बादल जी का कैरियर किसी जादू से कम नहीं है। ऊंचाइयों की, पत्रकारिता की ऊंचाइयों का जो सबसे शिखर मैं जिसको बोल सकता हूं, वहां तक राजेश जी गए। कोई ऐसी विधा नहीं है साहित्य की, फिल्म की, लिखने की, प्रिंट की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जहां पर राजेश जी गए ना हो। आज राजेश जी मेरे साथ हैं। हम उनसे तमाम मुद्दों पर, देश की राजनीति पर, पत्रकारिता पे बातचीत करेंगे। वो आए तो मुझे लगा इतना बढ़िया मौका छोड़ना नहीं चाहिए बात करने का। शुक्रिया राजेश जी। आप धन्यवाद संजय। वो चाय पिलाने से पहले मैंने आपसे गुफ्तगू शुरू कर दी है ना, कि बातचीत हो जाए। राजेश जी, पहले सबसे पहले, इतनी सारी चीजें आपके पटारे में है ना, आपके अपने जीवन में, कि मुझे तो एक एक याद करूं दूसरी भूल जाता हूं। थोड़ा सा संक्षिप्त बताइए कि आपने जब झांसी से शुरुआत करी, वो आपातकाल का दौर था, और फिर आपने क्या क्या किया? देखिए संजय, मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि इंसान को अपने को नियति की रफ्तार या भाषा को पकड़ना चाहिए। आपकी नियति, आपकी डेस्टिनी, आपके बारे में आपकी स्क्रिप्ट, वो उसको अलग तरीके से लिखती है। आप कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन नियति आपके अलग तरीके से लिखती है। तो मेरे मामले में भी यही हुआ। मैं जाना फौज में चाहता था। मेरे पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे। मेरे चाचा जी प्रोफेसर बनाना चाहते थे। मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया। मैं रेडियो में अनाउंसर हो गया। लेकिन मेरी नियति मुझे पत्रकारिता में ले जाना चाहती थी। तो सारी चीज़ें, मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया था सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे। तो लेकिन हुआ ये वही जो मेरी नियति ले जाना चाहती थी। 1976 में मुझे, इस देश में आज़ादी से पहले काकोरी केस हुआ था, जहां ट्रेन से खजाना लूटने की जो घटना हुई थी, उसके एक आरोपी थे रामसेवक रावत। और उस ट्रेन का खजाना लूटने के लिए जब वो लोग तैयारियां कर रहे थे, तो बम बनाने के प्रयास में उनका एक हाथ उड़ गया था, कट गया था। उसके बाद वो उस मुहिम में शामिल नहीं हो पाए, और उनको बड़ा उसका खेद रहा सारी जिंदगी। और वो मुझे पत्रकारिता में लाए, क्योंकि वो दैनिक जागरण झांसी के समाचार संपादक थे, और मैं अपने ज़िले में कॉलेज में पढ़ता था। आपातकाल लग गया था, सेंसरशिप लागू थी, तो हम स्थानीय अखबारों में काम करते थे, और सेंसरशिप से बचते बचाते, और वो बड़ी लंबी कहानियां हैं वो तो, लेकिन प्रशासन के सहयोग से हम लोग चुपचाप उस सेंसरशिप का उल्लंघन करते हुए, और बिल्कुल निष्पक्ष और खुली खुली खबरें लोगों तक पहुंचाते थे। तो ऐसे शुरुआत। उसके बाद फिर क्या क्या हुआ? उसके बाद जब मेरी खबरें बहुत लोकप्रिय होने लगी, तो यूएनआई से एक ऑफर आया, और यूएनआई के साथ मैंने साल डेढ़ साल तक काम किया।
उस पूरे आसपास के कई जिलों में यूएनआई के कोई रिपोर्टर नहीं था, तो मैं 3-4 जिलों का यूएनआई के लिए रिपोर्टिंग करता था। यूएनआई के बाद मैंने पीटीआई के लिए रिपोर्टिंग शुरू कर दी, क्योंकि यूएनआई से फिर किसी वजह से रिश्ता टूट गया। अब वो कहानी सब, हर कहानी अपने आप में बड़ी नाटकीय है। फिर मैं पीटीआई के साथ आया। पीटीआई के साथ साथ मेरा रिश्ता रेडियो से बन गया था, तो रेडियो पत्रकारिता भी मेरी शुरू हो गई थी उसी समय से। और उन दिनों इंदौर से निकलने वाला अखबार नई दुनिया, जिसको उसको प्रिंटिंग के कई अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिले थे, भारतीय हिंदी पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ अखबार मान लिया गया था, पत्रकारिता के नजरिए से और भाषा के नजरिए से और लेआउट के नजरिए से। तो उसके प्रधान संपादक थे सदी के महान संपादक राजेंद्र माथुर। फिर उन्होंने मेरे आलेख और मेरी रिपोर्ट छापना शुरू कर दिया। एक ऐसा मामला हुआ जो भारत की आज़ादी का पहला और आखिरी मामला है, वहाँ पत्रकारों को सताए जाने का कुछ मामला हुआ। हम सारे लोग नौजवान थे उस समय, और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको धमकाना शुरू किया, जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, मुकदमे दर्ज होने लगे। तो अंततः, चूंकि मैं बहुत लंबा समय नहीं है तो मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, तो उसमें एक हम लोगों ने मजिस्ट्रेटी जांच की रिपोर्ट कहीं से हासिल कर ली थी, और वो रिपोर्ट जिला प्रशासन और सरकार चाहती थी कि हम बताएं कि वो रिपोर्ट का सोर्स क्या है। रिपोर्ट का सोर्स बताने के लिए हम बाध्य नहीं थे। तो 8 घंटे विधानसभा में बहस हुई, जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बैठा, 2 साल तक इंक्वायरी कमीशन की सुनवाई हुई, और हम लोगों ने के पक्ष में उसकी रिपोर्ट गई। साइमल्टेनियसली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसकी जांच कराई। कभी ये नहीं होता संजय कि 2 सेमी जुडिशियल बॉडी एक मामले की जांच करती हों। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जांच दल ने जांच की, उसमें भी हम लोग जीते। और जब हमें पाया गया उस दौर में, तो राजेंद्र माथुर ने फिर उसके बाद हमें अवसर दिया कि आप आओ, नई दुनिया में आओ, और इस तरह से मैं नई दुनिया में सह संपादक होके इंदौर जा पहुंचा। उसके बाद दिल्ली आप आए, और आज तक, और फिर राज्यसभा, वो सब दौर। उसके बाद ऐसा हुआ कि राजेंद्र माथुर जी 1982 में नवभारत टाइम्स दिल्ली के प्रधान संपादक होके जा पहुंचे। इसी बीच में एक शुरुआत हमारी हो गई थी 1979-80 में। रविवार नाम की एक मैगजीन निकलती थी, बहुत देश की सबसे शानदार साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी, और उसने दिनमान, जो उस समय श्रेष्ठतम पत्रिका थी, दिनमान को भी ठंडा कर दिया था। तो सुरेंद्र प्रताप सिंह उसके संपादक थे। तो वो मुझे रविवार में भी लिखवाते थे, और राजेंद्र माथुर हमारे ऐसे प्रधान संपादक जिन्होंने मुझे नई दुनिया में काम करते हुए रविवार में लिखने की अनुमति प्रदान की थी। तो वो नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक हो गए। तो उस समय 1983 में लखनऊ से नवभारत टाइम्स शुरू होना था, तो मेरा चुनाव चीफ सब के तौर पे यहाँ के लिए हुआ। किन्हीं वजहों से, तो वो फिर एक अलग कहानी है, और वो भी नाटकीय है, तो मैं नहीं आ सका। 1984-85 में जब ये योजना बनी कि जयपुर से भी नवभारत टाइम्स का संस्करण निकाला जाए, तो फिर मैंने वहां जाकर के जयपुर गया और वहां से नवभारत टाइम्स का संस्करण शुरू किया, जिसने बहुत लोकप्रियता हासिल की। और राजस्थान में बिकने वाला 1.5 लाख के आसपास हम लोग उस वक्त पहुंचे थे। और फिर उसके बाद भाचावत की जो आयोग की जो अनुशंसाएं आई, तो हम लोगों ने अपनी वेतनमान को मांगा, वो मामला फैला, तालाबंदी हुई, हम लोगों का दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। दिल्ली में हम लोग रहे। दिल्ली में मैंने फीचर एडिटर के तौर पे काम किया, और नवभारत टाइम्स ने एक फीचर पेज शुरू किया था। आपको याद हो कि 90 के आसपास एक बड़ा धमाका हुआ था पैमेला बोरदेस का। तो मैंने जो है एक फुल पेज फीचर लिखा था, पैमेला एक बयान से इतना बवेला, बहुत पॉपुलर हुआ था। तो इस तरह से नवभारत टाइम्स दिल्ली में मैं रहा। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी पत्नी मध्य प्रदेश में थी, प्रोफेसर थी। तो जाहिर सी बात है, हमारा जो प्राइवेट था उनका सरकारी था, तो हम दो में से किसी एक को अपने जॉब की कुर्बानी करनी थी। तो मैं फिर नई दुनिया भोपाल में न्यूज़ एडिटर होके 1991 में गया। तो इस तरह से मेरी भोपाल की तक हम पहुंच गए। लेकिन जयपुर में 87 या 88
मैं दूरदर्शन शुरू हुआ था और वहां मैं वहां से खबरें टीवी पढ़ने टीवी लगा था। टीवी तो वाले टेलीविजन की पारी जयपुर में रहते हुए शुरू हुई। और फिर आज तक और फिर राजसभा। आज तक और जयपुर, उसमें बीच में फिर बहुत ही एक जबरदस्त कहानी है। जब मैं भोपाल पहुंच गया तो हमारे दोस्त मतलब अब नहीं रहे इस दुनिया में, विनोद दुआ जी। तो विनोद दुआ जी ने परख नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जो भारत का अब तक का श्रेष्ठतम समाज साप्ताहिक समाचार कार्यक्रम था। तो पहले एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक उसमें मैं रहा। पहली समाचार पत्रिका थी और उसके बाद फिर उन्हीं को, बहुत से लोग ये समझते हैं कि आज तक पहला डेली न्यूज बुलेटिन था दूरदर्शन पे, ऐसा नहीं है। पहला न्यूज बुलेटिन विनोद दुआ जी ने शुरू किया था न्यूज वेव के नाम से, और वो आज तक उसी टाइम स्लॉट पे था जिसमें बाद में आज तक आया। ओके तो उस तरह से मैं उसके साथ पर शुरू हाँ, उसका हमने आपको देखा कई बार, राजसभा टीवी में गए, आपने डाकुओं का इंटरव्यू की और तमाम चीजें। फिर आपको लिखने का भी शौक हुआ, आपने जगजीत सिंह के ऊपर अभी हाल में आपकी किताब भी आई है। कितनी किताबें लिख डाली राजेश जी आपने? देखिए, लिखने का सिलसिला शौक तो मुझे लगता है कि खानदानी हमारा मतलब कुछ पारिवारिक हमारे संस्कार रहे होंगे। तो लिखने का सिलसिला तो 1982 से शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास, वो एक पुस्तक में हमने लिखा था और उसके बाद 2-3 किताबों में और सहलेखक के तौर पर थे। तो इस तरह से लिखने की शुरुआत तो हो गई थी। आज तक मैं 10 साल रहा। तो अभी एक किताब मेरी जो चल रही है, चप्पा चप्पा देश, हमने एक भारत का पहला जो टेलीविजन ट्रैवलॉग है वो किया था, जो अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से नीचे रामेश्वरम तक हम लोग आए थे उसमें। वाह। तो वो किया था। आज तक मैं 2005 में मैंने छोड़ा, तब मैं उसका संपादक था और उसके बाद मैं यूएस चला गया लंबे समय के लिए। वहाँ कुछ मीडिया स्टडी थी, अमेरिकी सरकार ने मुझे निमंत्रित किया था, तो वहाँ चला गया और वहाँ से जब मैं लौटा तो कुछ तकनीकी ज्ञान कुछ और भी हुआ। तो मैंने 10 चैनल लगाए, 10 चैनल का मैं हेड रहा। बाप रे बाप। और उसके बाद राज्यसभा टीवी आती है वाह, जी। ये तो इतना शानदार राजेश जी सफर। आज के दौर में पत्रकार, जितना आप पढ़ते लिखते रहते हैं, आज के दौर में शायद पत्रकार भूल गए। और दूसरी बात है राजेश जी, चूंकि आप उन पत्रकारों में से हैं देश के, जिन्होंने एक पूरा दौर देखा है, सत्ता का अहंकार देखा है, सत्ता का तीव्र उन्माद देखा है, उनकी शिखर तक पहुंचने की यात्रा देखी है और फिर नीचे आने की यात्रा देखी है। लेकिन मीडिया के भी इसी तरह के कई रूप देखे हैं। जो मौजूदा दौर का मीडिया है, जिसको हम लोग गोदी मीडिया बोल देते हैं, क्योंकि गोदी में जाके बैठ गया है सरकार की। आप आज तक राज्यसभा तमाम जगह रहे, कभी आपने सोचा था कि एंकर ऐसे हो जाएंगे कि वो समाज को खत्म करने के लिए, समाज में जहर बोने के लिए, धर्म के नाम पर ऐसे हुंकार लगाएंगे, थंबनेल ऐसे बनेंगे? ये कल्पना थी कभी आप लोगों को? सच बताऊं तो कभी नहीं थी, और बहुत खराब दौर आज का जो हम देख रहे हैं। मैं स्वभाव से आशावादी हूं, तो इसलिए ये तो निष्कर्ष मेरे पास है कि एक ना एक दिन ये दौर गुजरेगा, सुरंग का दूसरा छोर आएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं संजय कि हम लोगों ने प्रिंट मीडिया का स्वर्ण काल देखा, पतन काल देखा, टेलीविजन का स्वर्ण काल देखा, पतन का काल देखा। सबसे अफसोस की बात यह है कि देखिए, अब जो 15-20 साल से पत्रकारिता हो रही है, वो नई पीढ़ी के जो पत्रकार आ रहे हैं, जो मीडिया शिक्षण संस्थाओं में पैदा होके आ रहे हैं, डिप्लोमा लेके आ रहे हैं और वो जो काम कर रहे हैं, हमारी आशंका ये है कि वो क्या सोचेंगे कि, क्योंकि जो एंकर सामने बिहेव कर रहे हैं उनके सामने तो यही पत्रकारिता है। तो उन्होंने पत्रकारिता के उन स्वर्णिम और चमकीली और पुराने अध्यायों को देखा नहीं है। तो इन दिनों मैं ये काम कर रहा हूं कि जहां जहां भी अवसर मिलता है मैं जाता हूं, पुराने दिनों की उन उन जब मजबूती के साथ, हमने तो इंदिरा गांधी का दौर देखा था और उन्होंने जब सेंसरशिप लगाई थी तो हम लोग सड़कों पर आए थे। उसके बाद 1983 में जब जगन्नाथ मिश्र ने बिहार प्रेस बिल लाया, हमने उसका विरोध किया। उसके बाद 1987 में राजीव गांधी की हुकूमत थी, तब हमने मानहानि विधेयक का विरोध किया। हमने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, हड़ताल की, भाचावत के लिए गए, भाचावत के समर्थन में गए। तो अब मैं ये पाता हूं कि पत्रकारिता की जो ये पीढ़ी आई है वो सुविधा भोगी संस्कृति के साथ आई है। कोई बात नहीं, सुविधाएं आज के जमाने के लिए जरूरी है,
लेकिन अगर आप सुविधाओं के लिए अपने मूल्यों को छोड़ दें, अपने सिद्धांतों को छोड़ दें, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन राजेश जी, सिद्धांत भी छोड़ दो एक बार को, लेकिन समाज को आपने जिस दौर में पत्रकारिता की और हमने सीखी आप जैसे लोगों से, तो उस दौर में भी ये कहा जाता था कि कोई ऐसी बात मत करो, दो समुदाय में झगड़ा हो जाता था, नाम ही लिखते थे हम लोग कि दूसरा समुदाय भड़के ना। लेकिन अब तो टीवी पे बैठ के हुंकार लगाई जाती है, धर्म के नाम पर हुंकार लगाई जाती है, पत्रकार एक जहर बोने का काम कर रहा है, उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। ये तो इससे ज्यादा खराब और भी कुछ हो सकता है क्या देश में? देखिए, हम लोगों के समय में, और आज भी मैं मानता हूं, भारतीय संविधान हम लोगों की गीता है। भारतीय संविधान, इस तरह का कोई प्रावधान उसमें नहीं है कि आज जो हमें टेलीविजन के पर्दे पर नजर आ रहा है, कई न्यूज पोर्टल्स में भी नजर आ रहा है, आप धार्मिक आधार पर देश को बांट रहे हैं, आप सांप्रदायिक आधार पर देश को बांट रहे हैं, आप दो मजहबों के बीच में नफरत और उन्माद फैला रहे हैं, आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा संविधान ये नहीं करता। हमारा संविधान इसके सख्त खिलाफ है। और अफसोस की बात यह है कि वो लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जो संविधान की शपथ लेके और कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आशंका ये होती है कि देश समाज की को कहां ले जाएगा। समाज दरअसल हमारे सामने तो वो लोग थे राजनीति में, पत्रकारिता में, लेखन में, जो एक उनके सामने एक स्पष्ट विजन था और संवैधानिक लोकतंत्र की नींव थे वो। लेकिन अब तो कुछ संविधान को कोई नहीं मान रहा है, गांधी को कोई नहीं मान रहा है, लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था नहीं है। तो आप इन एंकर्स को क्या करेंगे? अफसोस की बात यह है कि ये एंकर जो है, अब जिस रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। मैंने तो देखा राजेश जी की एक मानसिक बीमार बाबा बुलडोजर की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है जो बिल्कुल असंवैधानिक है, और बड़े बड़े चैनल के पत्रकार उस बाबा बागेश्वर के चरणों में लौट के बाबा जिंदाबाद के नारे लगाती है। ये क्या है? वो बाबा। और देखिए, हमें मीडिया में अगर माना जाए कि हमने भारतीय संविधान का अध्ययन किया है, भारत में लोकतंत्र की जड़ों का अध्ययन किया है, भारत की कानूनी और न्याय प्रणाली का अध्ययन किया है, तो ये बयान हमें नहीं जलाना चाहिए कि एक बाबा ये कहता है, वो जिस बाबा की आप बात कर रहे हैं, कि अब शास्त्र नहीं शस्त्र उठाने का समय आ गया है। बताइए, खुलेआम हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अरे आप अपने देश से, ये लोगों को चुनाव जीतने के लिए धार्मिक अफीम चटाने का एक प्रयोग है जो इस देश को बहुत भारी पड़ेगा। एक सांसद हैं, वो ये कहती हैं कि हर हिंदू को अपने घर में चाकू रखना चाहिए। एक मंत्री हैं जो पाकिस्तान जाने की बात करते रहते हैं। एक गांधी ने एक लाठी जो थी अपने सहारे के लिए, अहिंसा के सहारे सारे देश से अंग्रेजों को भगाया। उस गांधी को हम भूल गए, उस गांधी को हम गरियाने की बात करते हैं। क्या हम अपने पुरखों को भूल सकते हैं? ठीक बात है। क्या संजय भाई, ये बताओ, हमारे जो पूर्वज थे, जो भी इस देश के पूर्वज थे, अगर अंग्रेज यहां थे तो लाखों लोग उस अंग्रेज हुकूमत के गुलाम थे कि नहीं थे? तो इसका मतलब वो देशद्रोही थे। हम गांधी को गरिया रहे हैं जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, हम नेहरू को गरियाते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को गरियाते हैं, सरदार भगत सिंह को हम कहते हैं कि वो तो कम्युनिस्ट था। उस समय ये नहीं था। जिनके दिलों में बंटवारा नहीं था, केवल और केवल देश की आजादी का उसूल था। वो क्या कहते थे कि इश्क का नगमा जुनूं के साज पे गाते हैं हम, अपने गम की आग से पत्थर को पिघलाते हैं हम, जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं, और वक्त आ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। ये वो लोग थे। बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने आज़ादी दे रही और यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब थोड़ा सा मैं राजनीति बात करता हूँ। राजेश जी, आप पूरे देश में घूमते रहते हैं, जगह जगह आप लेक्चर देते हैं, जनता से मिलते हैं, शो करते हैं। देश का जो माहौल चल रहा है इस समय में, मैं बल्कि सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि 2024 के चुनाव से पहले आपको देश की मोटी एक बड़ी तस्वीर क्या नजर आती है? 2024 का जो चुनाव है इन दिनों अपने सबसे संवेदनशील और नाजुक मोड़ पर है। क्यों? क्योंकि इस चुनाव में सारे दल अपने अपने जहर के साथ प्रस्तुत होंगे, और तब ये परीक्षा का काल है
कि इस देश में लोकतंत्र की एक बार फिर वापसी होगी या हम किसी इस देश पर तानाशाही के घुड़सवार सवारी कर देंगे, चढ़ाई कर देंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव का साल 2024 का होने वाला है और इस देश को ये तय करना होगा कि वो चाहता क्या है। एक बार फिर बादशाही, सामंती और उस गुलामी को या बर्बर युग का जो मध्य युग का जो बर्बर तंत्र था उसको, उसकी वापसी चाहता है या एक बार फिर डेमोक्रेटिक मूल्यों की वापसी चाहता है। अच्छा, आपको लग क्या रहा है, आप देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं तो लोगों की समस्याएं सबसे बड़ी क्या सामने आ रही हैं? लोग किस बात से परेशान हैं, किस बात से दुखी हैं और किस बात पर वो वोट कर सकते हैं? देखिए, मैं जहां जहां भी जाता हूं, समस्याएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक जैसी है। आबादी बढ़ी है। हम कहते हैं कि 35 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में नौजवान हैं और ये दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। अगर ये युवा राष्ट्र है तो ये एक जवान की, एक नौजवान के दिल की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। एक नौजवान की पीड़ा कोई नहीं देख रहा है। हम लोग जब नौजवान थे तो हमको रोजगार मिल गया था। मैंने कहा कि 4-4 रोजगार मेरे पास थे, मैंने 5वें रोजगार की दिशा में गया क्योंकि मेरी डेस्टिनी ले जाना चाहती थी। आज आप बताइए 8 सालों में कितने घर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। 35 साल 40 साल के नौजवान बच्चे बैठे हैं और उनकी उम्र निकल गई है। सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, उद्योग में मिल नहीं सकता, अपना काम करने जाओ तो पैसा नहीं है, उनकी शादियां नहीं हो रही है। तो इस बेरोजगारी के कारण एक सामाजिक बिखराव भी हो रहा है। बेरोजगारी बड़ा मसला है। उसके बाद आप जाइए तो महंगाई बड़ा मसला है। अभी बीते दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश गए। उन्होंने एक कई प्रदेशों के उदाहरण दिए, गैर भाजपाई, जहां पर भाजपा के जो राज्य हैं उनके उदाहरण दिए कि देखो वहां इतना कम डीजल है, पेट्रोल है, वहां इतना, गैर भाजपा शासित राज्यों में इतना महंगा पेट्रोल है। वो मध्य प्रदेश की सरकार को का उदाहरण देना भूल गए कि 108-9 रुपए वहां पर पेट्रोल चल रहा है। तो पेट्रोल बहुत महंगा है। पहले आप एक चीज सोच के जाते थे कि आपको मान लीजिए सब्जी खत्म हो गई तो आप, ठीक है मैं लेके आता हूं, स्कूटर उठाया आपने, चले गए। लेकिन अब आप नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आपको 10 बार और मुद्दे इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो महंगाई दूसरा बड़ा इशू है। तीसरी बात यह है कि सांप्रदायिक जिस तरह से नफरत फैलाने की बात हो रही है, विभाजन की बात, अरे इस देश की 1000 साल की संस्कृति, साझा संस्कृति है, साथ रहने की संस्कृति है। कभी कोई समुदाय, कभी कोई समुदाय, थोड़ा बहुत 19-20 तो हर जगह चला रहता है। सांप्रदायिक बीज तो हमारे इस देश की जमीन में अंग्रेज पैदा करके गए थे। लेकिन आजादी के बाद 75 साल में जिस पवित्र ग्रंथ ने, संविधान नाम के ग्रंथ ने, इन बीजों को दफना दिया था। अफसोस की बात यह है कि अब उन बीजों को फिर से उभारा जा रहा है, उनको खाद पानी दिया जा रहा है। आखिरी सवाल जी, एनडीए बनाम इंडिया, कौन ज्यादा ताकतवर लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण। ये नहीं हो सकता कि पक्ष में अगर लोकतंत्र का पहिया ट्रैक्टर के पहिए के बराबर है, पक्ष का, सरकार का, और प्रतिपक्ष इतना दुर्बल, महीन, बारीक, निर्बल हो जाए कि वो साइकिल के पहिए के बराबर हो, तो लोकतंत्र चल नहीं सकता। तो एनडीए बनाम इंडिया जो है, वो मैं तो अभी कहता हूं कि आज जो प्रतिपक्ष की शक्ल है वो बहुत कमजोर है। इस देश के हर मतदाता को यह समझना होगा कि अगर वो अपनी सरकार को मजबूत होते देखना चाहता है, जो भी सरकार आए, अगर वो लोकतंत्र को मजबूत होते देखना चाहता है तो उसको पक्ष और प्रतिपक्ष को बराबरी पे लाना पड़ेगा। अब इसके बाद चूंकि हमने देखा है कि हमारे जितने भी राज्य हैं, कहीं टीएमसी है तो कहीं एनसीपी सत्ता में है, तो कहीं कांग्रेस है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी है। जब आप समग्र रूप में पाते हैं तो मुझे लगता है कि इस समय जो बार बार हमने देखा है कि देखिए 1977 में मतों का बंटवारा रोका गया और जनता पार्टी सत्ता में आई। 1989 में उतना नहीं हो पाया, लेकिन चूंकि कांग्रेस के खिलाफ था, जब आप नकारात्मक हो जाते हैं तो आपको याद है वीपी सिंह की सरकार को कम्युनिस्टों ने भी सपोर्ट किया था और भारतीय जनता पार्टी ने भी सपोर्ट किया था। तो जब ऐसा होता है, एक वैचारिक ध्रुवीकरण स्पष्ट है। एक ध्रुवीकरण इस आधार पर है कि क्या यह धार्मिक आधार पर लोकतंत्र चलेगा या नहीं चलेगा,
क्या संवैधानिक आधार पर लोकतंत्र चलेगा, स्वस्थ लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और सभी का समाज बनाने वाला लोकतंत्र होगा, तो क्या वो चलेगा, ये देखने की बात है। तो मुझे आज अब जो लगता है, जितना मैं घूमता हूं, अभी फिलहाल जितने ये इंडिया का जो एक के नाम पर जो इकट्ठे हो गए हैं दल, अगर वो वैचारिक आधार पर जुड़े रहे तो निश्चित रूप से इस देश में लोकतंत्र मजबूत स्थिति में आएगा, अन्यथा फिर अधिनायकवाद का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने इतना कीमती समय दिया। ये थे राजेश बादल जी, एक सीनियर जर्नलिस्ट। इन्होंने अपनी पत्रकारिता से लेकर वर्तमान राजनीति का पूरा खाका आपके सामने खींच कर रख दिया। मुझको यकीन है आपको ये परिचर्चा पसंद आई होगी, इंटरव्यू पसंद आया होगा। अपनी राय जरूर बताइएगा, अपने प्यार को बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।